जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला यूट्यूब चैनल में। इसका आज हमारा टॉपिक रहेगा विशेषण विशेषण बोलता हूँ, क्रिया है। और क्रिया के हमने एक वीडियो पहले ही देख लिए हैं। यदि वो वीडियो आप पहले नहीं देखे हैं तो वो वीडियो आप पहले देख लीजिए, उसके बाद ही आपको कुछ आगे की जो है हम पढ़ाने वाले हैं वो आपको समझ में आने वाला है। तो आप वो पहले देख लीजिए, ठीक है। और चैनल में नए हैं तो अभी सब्सक्राइब मत कीजिएगा, पहले रुक जाइए, वीडियो देख लीजिए, पसंद आए तो ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज हम क्रिया के कुछ अन्य भेद देखते हैं। तो क्रिया के अन्य भेद में है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है। पूर्वकालिक क्रिया, इसका मतलब क्या होता है? पूर्वकालिक क्रिया जब किसी वाक्य में कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके दूसरा चालू करता है ना। कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर दूसरा क्रिया चालू करता है, तब हम उसको कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। उदाहरण समझिए, राम खाना खाकर सो गया। देखिए, राम खाना खाया, देखिए खाना खाना एक क्रिया है और सोना क्रिया है। यहाँ पे दो क्रियाएं दिखेगी। इसका मतलब ये है कि पूर्वकालिक में दो क्रियाएं दिखेंगी आपको। तो इस वाक्य में दो क्रिया है, खाना खाना और सोना, है ना। खाना और सोना दो क्रिया मिल रहा है, लेकिन दोनों क्रिया साथ में नहीं हो रहा है। पहला एक क्रिया ख़त्म हो रहा है, उसके बाद दूसरा चालू हो रहा है। तो राम खाना खाकर मतलब खाने की क्रिया ख़त्म होने के बाद वो सोने जा रहा है। उसी प्रकार सीता नहाकर स्कूल जाती है। पहले नहाती है, नहाने का क्रिया होता है, फिर उसके बाद स्कूल जाती है, मतलब स्कूल जाने का क्रिया होता है। तो ये होता है पूर्वकालिक। जब किसी वाक्य में एक क्रिया को समाप्त कर वही व्यक्ति, देखिए याद रखिएगा, इसमें एक ही व्यक्ति रहेगा ना, दो अलग अलग व्यक्ति नहीं रहेंगे। मतलब राम खाना खाएगा और श्याम स्कूल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। या फिर सीता नहाएगी और गीता स्कूल जाएगी। एक ही व्यक्ति रहेगा, वही व्यक्ति खुद ही खाना खाएगा, फिर नहाए, फिर स्कूल जाएगा या फिर सोएगा, जो भी होगा एक ही व्यक्ति होगा। इसमें एक ही कर्ता होंगे। ये होता है आपके पूर्वकालिक क्रिया। अब देखते हैं सहायक क्रिया क्या होता है। सहायक क्रिया क्या होता है। तो मुख्य क्रिया के साथ मिलकर उसका भाव को पूरा करें। मुख्य क्रिया के साथ मिलकर उसके भाव को पूरा करे, वो सहायक क्रिया होती है। मुख्य क्रिया के साथ मिलकर जो इस भाव को पूरा करे वो सहायक क्रिया होती है। जैसे मैं घर जाता हूँ, इसमें दो क्रियाएं मिल दिख रही होगी। जैसे ये जाता एक क्रिया है, जाता एक क्रिया है, और ये जो हूँ है वो सहायक क्रिया। जैसे हम इंग्लिश में पढ़ते हैं ना, इंग्लिश में पढ़ते हैं वही वाला। वे हंस रहे थे, हंसना एक क्रिया है, और रहे थे ये सहायक क्रिया है। ये मुख्य क्रिया है जाता हूँ, ये भी हंस मुख्य क्रिया है। यहाँ पे हूँ सहायक क्रिया है, और यहाँ पे रहे थे सहायक क्रिया है, ठीक है। सब तो और कुछ में है, ठीक है। ये हो गया हमारा सहायक क्रिया। लास्ट में देखिएगा जो है, ता, थे ये सब रहेगा ना, वो सहायक क्रिया रहेंगे। इसके लिए अधिक परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसकी पहचानने का यही तरीका है, जो लास्ट में रहेगा ना, हूँ, थू, था, थे, जो भी, वो हमारा रहेगा सहायक क्रिया। चलिए अगले बात करते हैं। तो अगला है हमारा संयुक्त क्रिया। ये 11 प्रकार का है। संयुक्त क्रिया है, ये 11 प्रकार की क्रियाएं हैं। पहला है आपका निश्चय बोधक क्रिया। मैं इसमें डेफिनेशन लिखा नहीं हूँ, मैं बोलते जाऊँगा, आप समझ जाइएगा, ठीक है। मैं पहले लिख लेता हूँ एक वाक्य लिख लेता हूँ, ठीक है। बच्चा रोते रोते सो गया, रोते रोते सो गया, ठीक है। अब निश्चय बोधक क्रिया का परिभाषा सुन लीजिए। ऐसी क्रिया है जहाँ कार्य के निश्चित रूप से होने का बोध होता है, निश्चित रूप से वो कार्य हुआ है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। मतलब बच्चा रोते रोते सो गया, ये निश्चित है। या रो कर सो गया, या रोते रोते सो गया। लड़का दौड़ते दौड़ते गिर गया, निश्चित रूप से है, ये पक्की बात है कि वो गिर गया है, और ये पक्की बात है कि बच्चा सो गया है। निश्चित, यदि किसी वाक्य में इस प्रकार आपको निश्चित वाला बात दिखे, ये निश्चित वाला बात है ना, बच्चा रोते रोते सो गया, ये निश्चित है, तो ये होगा निश्चयवाचक वाक्य, ठीक है। दूसरा है शक्तिबोधक। तो शक्तिबोधक की एग्जाम्पल क्या होगा? मैं किताब लिख सकता हूँ, मैं किताब लिख सकता हूँ, ठीक है। मैं किताब लिख सकता हूँ, यह है हमारा शक्तिबोधक। शक्ति का मतलब होता है किसी शक्ति को बताना। ऐसी क्रिया जहाँ किसी काम करने की शक्ति को बताया जा रहा हो। ऐसा पहचानने का आपको ये ट्रिक होता है सकता, है ना।
सकता या शक्ति, या ऐसा शब्द किसी में मिल गया आपको, सकता या शक्ति शब्द किसी में मिल गया, तो आप निश्चित रूप से बताइएगा ये शक्ति बोधक है ना। शब्द का पहचान होता है सकता या फिर शक्ति। तो मैं किताब लिख सकता हूँ, ये ताकत है, शक्ति है उसमें, तो ये होगा हमारा शक्ति बोधक वाक्य क्रिया। अगला देखते हैं समाप्ति बोधक। नाम से पता चल रहा है किसी क्रिया का समाप्त होना, किसी क्रिया का समाप्त होना। जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ, ये समाप्त हो गया ना। समाप्ति बोधक किसी क्रिया का समाप्ति बताना। जैसे मैं यहाँ पे पहले देखिए, ऐसे वाक्यों में सबसे पहले आपको क्रिया ढूंढना चाहिए। तो क्रिया क्या है? खाना एक क्रिया है। अब बोलते हैं समाप्त है, मतलब आप खाना खा चुके हैं, तो ये होगा चुका। तो इसका कीवर्ड क्या हो गया? चुका। जहाँ जहाँ चुका चुकी ये शब्द आए, मतलब समझ लीजिएगा कि ये समाप्ति की ओर है, मतलब कंप्लीट हो गया वो काम। ठीक है, मैं खाना खा चुका हूँ, ये हमारा समाप्ति बोधक क्रिया है। ठीक है, नित्य बोधक क्रिया जो हमेशा रोज होता है। नित्य मतलब है ना, ऐसी क्रियाएं जहाँ किसी कार्य के होने की नित्यता का बोध होता है, मतलब वो हो ही रहा है या फिर हमेशा होता ही है, वो ऑर्डिनरी चीज़ है। जैसे सूर्य पूर्व से उगता है, वो उगता ही है। नित्य बोधक जो अथा सत्य है, जो हमेशा जहाँ सत्य की बात आए, जहाँ हमेशा सत्य की बात है। जैसे सूर्य पूर्व से उगता है, सूर्य पूर्व से उगता है, ये देखिए सूर्य जो है पूर्व से उगता है, तो ये हो जाएगा आपका नित्य बोधक, जो हमेशा सही रहता है, ओरिजिनल रहता है। ऐसी क्रिया जहाँ किसी कार्य के होने की नित्यता का बोध होता है, मतलब वो हमेशा रहता ही है। ठीक है, अर्थात ऐसा कार्य जो पहले भी होता था, आगे भी होगा और होता ही रहेगा, तो ये होता है नित्यता बोधक क्रिया। ठीक है, तो उगना एक नित्यता बोधक क्रिया है। दूसरा है आवश्यकता बोधक क्रिया। आवश्यकता का बोध कराता है, किसी चीज़ की आवश्यकता का बोध कराता है। जैसे सोनू को परिश्रम करना चाहिए, आवश्यक है उसको, भाई हमें माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, या मुझे एक पुस्तक की आवश्यक है, ऐसा नहीं, ऐसा भी लिख सकते हैं, सोनू को परिश्रम करना चाहिए, ये आवश्यक है उसको। सोनू को, जैसे सोनू को परिश्रम करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, सोनू को परिश्रम करना चाहिए, ये उसका होता है आवश्यकता बोध। उसको आवश्यक है किसी चीज़ का, तो ये होता है चाहिए। जहाँ मिलेगा उसको आवश्यकता आप समझ जाएगी, इसकी मुझे पेन चाहिए, मुझे खाना चाहिए, मुझे काम चाहिए, तो जहाँ चाहिए शब्द मिलेगा वो आपका आवश्यकता को बोध कराएगा। बाद में इच्छा होती है, यदि किसी चीज़ का भी इच्छा होती है तो चाहता, मैं चाहता हूँ, चाहता इसका कीवर्ड है। और चाहता से क्या बनेगा कि मैं एक घड़ी खरीदना चाहता हूँ या फिर चाहती हूँ, मैं एक घड़ी खरीदना चाहता हूँ, मैं एक घड़ी खरीदना चाहता हूँ। ठीक है, मैं एक घड़ी खरीदना चाहता हूँ, ये हमारा इच्छा पे डिपेंड कर रहा है कि हमें एक इच्छा है एक घड़ी खरीदने की। तो देखिए नाम से ही पता चल जाएगा, इसमें आपको भी रटने के लिए पता नहीं होना चाहिए, ये अपने आप में एक कीवर्ड है, ये अपने आप में एक कीवर्ड है, इसको अलग से कीवर्ड देने की इसमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है आरंभ बोधक। जब किसी कार्य का आरंभ किया जाए, जब किसी कार्य का आरंभ किया जाए तो ये होता है आरंभ बोधक क्रिया। अब आरंभ बोधक क्रिया में क्या होगा? जया अब स्कूल जाने लगी, मतलब चालू हो गया। जया अब स्कूल जाने लगी है। ठीक है, जया अब स्कूल जाने लगी है। क्या हो रहा है? जया अब स्कूल जाने लगी है। ठीक है, ये हमारा आरंभ हो रहा है किसी कार्य का। जब किसी कार्य को हम आरंभ करते हैं ना, किसी क्रिया का आरंभ करते हैं, इसे शुरू होता है, इस प्रकार का जो आरंभ बोधक कहलाता है। अवकाश, छुट्टी वाला, ऐसी क्रिया जिसमें कार्य को करने की आज्ञा या छूट दे दी जाती है ना, मतलब इसमें छूट समझ लीजिए। अवकाश मतलब छूट समझ लीजिए, छूट मिलता है, किसी कार्य को करने का छूट मिलता है। जैसे सुरेश को जाने दो, आदित्य को बोलने दो। ठीक है, बोलने दो,
तो ये हमारा प्रश्नात्मक या फिर आज्ञा वाला नहीं होगा। जैसे सुरेश को जाने दो, है ना, सुरेश को जाने दो, तो ये हमारा अवकाश बोधक, मतलब उसमें कुछ ना कुछ छूट मिल रहा है, या फिर तुम बोलो, ऐसा इस प्रकार का, ये होता है अवकाश बोधक। तीसरा है परतंत्र बोधक। परतंत्र बोधक, परतंत्र बोधक का मतलब क्या है? ऐसी क्रिया जहाँ किसी कार्य को मजबूरी में करना ही पड़ेगा, है ना, आपको उस कार्य को करना ही पड़ेगा, उसके लिए आपको कोई चारा नहीं है। जैसे सुमन को कल खाना बनाना ही पड़ेगा, सुमन को कल खाना बनाना पड़ेगा, जैसे घर में कोई नहीं है तब। जैसे राम को खाना खाना ही पड़ेगा, या राम को खाना बनाना पड़ेगा, राम को खाना बनाना, राम को खाना बनाना पड़ेगा, ठीक है, राम को खाना बनाना पड़ेगा। जहाँ आवश्यक बोधक आ जाता है, आवश्यक मतलब उसको करना जरूरी है, मजबूरी है वो। परतंत्र मतलब मजबूरी, जबकि आपके घर में कोई नहीं तो आपको खाना तो बनाना ही पड़ेगा। यदि आपके घर में और कोई बनाने वाला नहीं है तो आपको बनाना ही पड़ेगा। तो ये होता है आपका परतंत्रता बोधक। दूसरा है एकार्थता बोधक। ऐसी क्रिया जहाँ दो क्रिया मिलकर एक ही अर्थ को प्रदान करें, या दो समान ध्वनि लगने वाली क्रिया एक साथ होती है, तो बोलते हैं एकार्थक बोधक। या फिर पुनरुक्त संज्ञा, जैसे सविता बात बात पर रोने धोने लगती है, सविता बात बात पर रोने धोने लगती है। जैसे चिम सिम लगा, जैसे एकार्थक मतलब दो ठो क्रिया लगेगा और इसका मतलब लगभग सेम सेम रहेगा। जैसे सविता बात, फिर से लिखता हूँ इसको, गड़ा हुआ है, सविता बात बात पर रोने धोने लगती है। यहाँ पे रोने धोने शब्द पर आप अपना ध्यान केंद्रित कीजिए, ठीक है। इसका मतलब होता है एक ही चीज़। देखिए, रोना और धोना दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। रोना और धोना एक ही अर्थ को प्रदान करते हैं, रोना और धोना। तो एकार्थक बोधक, किसी दो क्रिया या फिर दो शब्द एक ही अर्थ को प्रदान करें तो वो हो सकता है एकार्थक बोधक। जैसे रोना धोना, ठीक है, ये होगा एकार्थक बोधक। लास्ट देख लेते हैं क्रिया इसमें। लास्ट हमारा क्रिया है अभ्यास बोधक। अभ्यास बोधक, अभ्यास बोधक क्रिया, इसका मतलब क्या है? किसी कार्य को करना, बार बार अभ्यास करना, ठीक है। नाम से पता चल रहा है अभ्यास करना। ऐसी क्रिया जो क्रिया में अभ्यास का बोध कराए, ऐसी क्रिया जो क्रिया में अभ्यास का बोध कराए, अभ्यास बोधक कराता है। जैसे नवल पढ़ा करता है, अभ्यास कर रहा है ना। सचिन खेला करता है, इसमें कर्ता करती ये सब आपके चिन्ह हो जाएंगे। जैसे कर्ता करती ये आपके कुछ कीवर्ड हो जाएंगे। तो इसमें बोलेगा सचिन खेला, सचिन खेला करता है, खेला करता है, ये अभ्यास बोधक हो गया, ठीक है। सचिन खेला करता है, तो ये हो गया आपका अभ्यास बोधक चिन्ह। इसमें आपका कीवर्ड होगा करता, करती, करते, लगाओ। इस प्रकार की यदि कोई चीज़ किसी वाक्य में लगा है तो ये होता है आपका अभ्यास बोधक चिन्ह। इसको एक बार पढ़ने से आपको याद नहीं होगा। यदि आपके पास किसी भी राइटर का बुक है, जो भी है ना, उसको आप पढ़ लीजिए, उसके आपको पता चल जाएगा। या फिर जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको नोट्स बनाते जाएंगे, तब आपको पता चलते जाएगा, ठीक है। अगला होता है हमारा कालवाचक क्रिया, ठीक है। ये लेकिन हम इसको अभी नहीं करेंगे, इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। काल का मतलब होता है वही भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। तो ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में काल के साथ। धन्यवाद।